यूजीसी नेट के संबंध में जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं नित्य प्राय। इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे नामवर सिंह जी का एक निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। ये हिंदी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित है। देखिए, संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह। देखिए कहाँ से शुरू किया है। अशोक के फूल में केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी अपनी, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? इतना मालूम है, उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका। अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन के से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आए हैं, वे गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक आर्यतर जातियों के विश्वास और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को मानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू राजनीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही हो थी। क्या इसलिए यह मनोजन्मा कंदर के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की ही बात है, सब कुछ में बिनावट, सब कुछ विशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेमी का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृत दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। देखिए, ये आलोचना नहीं है, ये एक निबंध है, लेकिन आलोचनात्मक ढंग में है और ये किसी की बुराई नहीं की जा रही है। निबंध को पूरा पढ़ेंगे, उसी के बाद में आपको समझ में आएगा कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। लेखक कहना चाह रहा है कि सिर्फ फूल का नहीं किया, उन्होंने संस्कृति का वर्णन करने की कोशिश की है। संस्कृति में जो पहलू छूटे हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करी है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये कह रहे हैं नामवर सिंह जी। देखिए आगे। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला, किंतु जैसे कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लग गए थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने के प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती है, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की ही नहीं। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर जी की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत की थी, दृष्टि की उनमें नहीं? और अगर वकालत की ही थी तो मुकविल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णाधार स्वयं मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे? ये स्मृति लेखा पृष्ठ 118 में से है ये, ठीक है। आप देखिए आगे। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी इस विषय पर कुछ लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास के तथ्य
बटोर दे ही गए थे। उन्होंने तो इस उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतर मन में उठी थी। और इस बात से तो संभव है तक आगे भी इनकार करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिकता अवधारणा नहीं बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ विशुद्ध है तो परंतु बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध के लिए केवल मनुष्य ही जिजीविषा है, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। यहाँ पे उन्होंने कई लेखकों की एक तरीके से आलोचना करी है। कहने का मतलब भाषा शैली और उनका भाव के ऊपर इन्होंने बात करी है कि कहना क्या चाह रहे हैं लेखक और हम क्या समझ रहे हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जहाँ अज्ञेय की केवल संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहीं द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति के दुर्मम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए कहते हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वास, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती वह जीवन धारा आगे बड़ी है। संघर्ष से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप में मिश्रित संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं, समस्या यह है कि आज हमारे भीतर मोह है। संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िया है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। देखिए, इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इस दृष्टि से यदि दिनकर जी का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति में जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहकता संस्कृति भी और राजनीति के अनुषंगिक से बच नहीं पाई जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, अपने मनुष्य को समुद्धतर बनाती है, उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध आकस्मिक नहीं कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल्य निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वरूप में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों के आदान प्रदान अनायास चिरपरिचित हैं और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि अतिरिक्त भावों, अनुभूतियों, आध्यात्मिक उपलब्धियों पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। पृष्ठ 18 और 19। यहाँ पे संदर्भ देखते जाइए आप। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामाजिक वास्तवता में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में भी वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। यह पृष्ठ 20 पर है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति की विवेचना के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान यदि सभ्यता ही के क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है और फिर जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उससे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी किसी भी राजनीति के दूसरे पक्ष में जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की और अज्ञेय ने संकेत किया है उसकी अर्थव्यक्ता
से द्विवेदी जी अपरिचित हैं, यह तो स्वयं अज्ञेय भी न स्वीकार करेंगे। फिर भी उन्हें देखकर यह आश्चर्य न होगा कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर कि विवेक के परिसंस्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं कि संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू होंगी तो निश्चित ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई, वे रूढ़ी मात्र रह गई। ऐसी संस्कार शब्द समय बृहत्तर मानव पर पटभूमिका पर खड़े नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा के लिए वे उन देशगत जातिगत संस्कारों की ओर संकेत करते हैं जो अन्य देशों और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कृति की प्रक्रिया अत्यंत संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति विसर्जनशीलता में होती है। यह विसर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस विसर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। मित्रों, इस भाग में हम यहीं तक जानेंगे। बहुत क्लेश होने पर जो है क्या क्या होता है, हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में क्या लिखा है, ये जानेंगे अगले वीडियो में। निबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियाँ मिलेंगी जिनको आप नोट करते जाइएगा। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, इसलिए आपको निबंधों का खंड पूरा कराने के लिए हम तत्पर जुटे हुए हैं। और यूनिट आपकी हो या नहीं हो, लेकिन ये यूनिट आपकी होना बहुत ही आवश्यक है। इनको आप एक बार गौर से सुन लेंगे तो आपको आलोचना के क्षेत्र में और गद्य की अन्य विधाओं के क्षेत्र में बहुत सी परेशानियां जो झेलनी पड़ती है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। और जो महत्वपूर्ण कथन आदि मैं आपको बता रहा था वे कथन लगभग यहीं पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।